नमस्कार साथियों। आज हमारे साथ हमारे यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं आरओ यारो 2021 बैच के टॉपर। इनसे आपको आज हम मिलवाने वाले हैं और ये समीक्षा अधिकारी हैं, सचिवालय में तैनात हैं इस समय। और बड़े संघर्ष के बाद, बड़े परिश्रम के बाद और परिवार की विपरीत परिस्थितियों के बीच संघर्ष से जूझते हुए इस मुकाम तक पहुंचे हैं और इनका नाम है मिस्टर सुरजीत कुमार यादव और इनका ओवरऑल जो रैंक है वो 3rd रैंक है। ये चयनित हुए हैं और कई दिनों से हम लोग प्लान कर रहे थे कि आपसे मिलवाऊं अपने साथियों को। और वर्ष ये 2021 बैच के सिलेक्टेड हैं, हमारे छोटे भाई हैं ये। और आपको ये बहुत सारी आज चीजें बताएंगे कि कैसे इन्होंने अपनी तैयारी को अंजाम दिया है, कैसे कैसे तैयारी की है और इस मुकाम तक कैसे पहुंचे हैं। और साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि जो 2023 बैच के हमारे अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं उनको कैसे पढ़ाई करनी है, कैसे तैयारी करनी है। कुछ टिप्स देंगे, अपने कुछ खट्टे मीठे अनुभव हैं उनको शेयर करेंगे। साथ ही आप लोग गलतियां कहां पर करते हैं, स्पेशली आप जीएस में या हिंदी में या पत्र लेखन में या निबंध लेखन में जो गलतियां आप करते हैं उन पर सुरजीत जी टिप्पणी करेंगे, आपको बताएंगे कि उन गलतियों से कैसे आपको बचना है जिससे कि आप अंतिम रूप से चयनित हो जाए। तो सबसे पहले तो सुरजीत जी आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। हालांकि 1 वर्ष से अधिक समय हो गया है आपको ज्वाइन किए हुए और इसके लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाई। और केयर के मंच के बुलाकर मुझे अपनी बात कहने का अवसर दिया। जी बिल्कुल। तो सुरजीत जी देखिए, हम लोग यहाँ पर बड़े ही फॉर्मल होकर बात करेंगे, ठीक है। और जो हमारे बच्चे हैं वो भी एकदम से हमसे बड़ा स्नेह करते हैं, प्यार करते हैं। तो हम चाहते हैं कि शुरुआत हम वहां से करें कि जब आपका रिजल्ट आया था, है ना। और लोक सेवा आयोग की अब तो खैर रिजल्ट ऑनलाइन हो गया है ना। ये सब कुछ आप घर बैठे फोन पर देख सकते हैं। एक वो समय था जब लोक सेवा आयोग के गेट नंबर 3 पर नोटिस बोर्ड पर रिजल्ट चिपकाया जाता था। तो जिस दिन पता चलता था कि जो है रिजल्ट आने वाला है, तो अक्सर शाम को 5-6 बजे के आसपास रिजल्ट आयोग घोषित करता है। तो समझो कि दोपहर से ही वहां पर अभ्यर्थियों की भीड़ लगना शुरू हो जाती थी और उसके साक्षी हम भी हैं। जब मैंने पीसीए 2015 का इंटरव्यू दिया था तो मैं भी देखने गया था लेकिन दुर्भाग्य से सिलेक्शन उसमें नाम नहीं दिखा, तो खैर हताशा भी होती है। तो अब तो खैर इंटरनेट का जमाना है, घर बैठे देख सकते हैं। तो जब आपको रिजल्ट आने वाला था जिस दिन और रिजल्ट आ गया, तो और जब आपने लिस्ट देखी होगी कि उसमें आपका नाम है और वो भी एकदम से सबसे पहले वाले पेज पर और वो भी सबसे ऊपर टॉप पर, तो कैसा लगा, क्या प्रतिक्रिया आपकी रही होगी? मतलब कैसा आपने सोचा होगा, मतलब कि क्या फीलिंग्स आई होगी आपके अंदर? थोड़ा सा बताइए हमारे बच्चों को। रिजल्ट के दिन सर तो मुझे सुबह से ही मतलब एक बेचैनी थी कि रिजल्ट आने वाला है और घर वालों को भी बहुत उम्मीद थी बिल्कुल कि मतलब इसमें हो जाएगा। और जब उम्मीद होती है तो कहीं ना कहीं और मन में डर रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सुबह से बेचैन था मैं कि क्या होगा, आप लोगों की इतनी उम्मीदें हैं जी। अगर रिजल्ट नहीं होता है तो लोग बहुत निराश होते हैं। तो लेकिन कहीं मन में था कि मैं अच्छा किया हूँ, अच्छा लिख के आया हूँ तो रिजल्ट होना चाहिए। तो इसी तरह दिन बीत गया और लगभग 8 बजे के आसपास रिजल्ट आया था शाम को जी। और उस समय इतने फोन आते थे, जितने फोन आते थे उतने डर बढ़ते जाते थे। तो मैं किसी घर के काम में व्यस्त था, तो लेकिन मन तो नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी बार बार मोबाइल पे ध्यान जाता था। तो किसी ने पीडीएफ भेजा, अच्छा, तो मैं भगवान कैसे हाथ जोड़कर फिर मैं खोला पीडीएफ, तो मतलब पैर तो कांप रहे थे। लेकिन मैं देखा कि अभी मैं सोच रहा कि देखिए टॉप कौन किया है, तब तक मुझे अपना नाम दिख गया। अरे वाह। तो वहीं से मतलब मैं फिर दोबारा पीडीएफ नहीं खोला, लोगों को बताना शुरू किया। तो घर में बहुत खुशियां हुई। बिल्कुल बिल्कुल। और सब खुश थे क्योंकि हमारे घर में कोई सरकारी जॉब में नहीं था और अचानक से इस तरह से
प्रदेश में तीसरा स्थान हासिल अरे करना, बहुत बहुत बड़ी बात है। तो बहुत लोग जहाँ पर जो है 22-24 करोड़ लोगों के बीच में जी, और आप जो है लोक सेवा आयोग जैसी परीक्षा में जी, तीसरा स्थान प्राप्त कर रहे हैं उन 24 करोड़ लोगों में, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। काफी गांव में भी चर्चा हुई, सब आने लगे और मतलब एक उदाहरण के तौर पे भी लोग लिए कि मतलब सीमित साधनों में और घर पे रह के इसमें उन्होंने हम ऐसा उन कामयाबी पर भी हासिल की। आएंगे। अच्छा, जब मेरा रिजल्ट आया था तो मैंने जो है सर्च मारा तो नाम दिखा, लेकिन नाम और रोल नंबर देखने के बाद मतलब मैंने नाम देख लिया, रोल नंबर ध्यान नहीं गया, इसके बावजूद भी यकीन नहीं हुआ कि हो सकता है कोई और भी हो सकता है निस्सम का। तो जब मेरे जो साथ की तैयारी करने वाले फ्रेंड थे, जब उनके फोन आने लगे बधाई के, तब जाकर के मुझे यकीन हुआ कि हाँ वास्तव में मेरा ही चयन हुआ है। होता है ऐसा। खैर चलिए, बहुत अच्छी बात है ये तो, और सफलता तो प्राप्त हुई है, मतलब एक अच्छी खासी सफलता मिली है बताने की जो है कि हमारी भाई एक टॉप रैंक है। बिल्कुल। तो सुरजीत जी, थोड़ा सा अपनी कुछ पृष्ठभूमि, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, अपने थोड़ा सा परिवार के बारे में, और कैसे आपने तैयारी शुरू की, कहाँ कहाँ तैयारी की, क्या आपने पढ़ा, और कैसे आपके मन में ये आया कि हम जो है सिविल सेवा में जाएं, या इससे पहले आप किसी और जॉब में थे, या मतलब आपकी एकेडमिक पढ़ाई का, या थोड़ा सा मतलब अपने बारे में थोड़ा क्रम से हमको और अपने जो साथियों को जो आपके 2023 के जूनियर होने वाले हैं उनको बताएंगे तो थोड़ा सा उनको मोटिवेशन मिलेगा, अच्छा लगेगा। सर, मैं पूर्वांचल के देवरिया जिले से बिलोंग करता हूँ। बहुत बढ़िया। और मैं बिल्कुल सामान्य पृष्ठभूमि का रहा हूँ जी। और एक सामान्य फैमिली है और खेती किसानी पर भी सब कुछ निर्भर था। तो मैं शुरू में तो मुझे कोई बताने वाला भी नहीं था कि मुझे क्या करना चाहिए। तो मैं शुरू में तो ये था कि इंटर कर ले, ग्रेजुएशन कर ले, तो फिर देखेंगे आगे। पहले से कोई प्लान नहीं था, कोई प्लान नहीं, मुझे क्या करना है। उसके बाद जब मुझे थोड़ा ज्ञान हुआ कि नहीं मुझे क्या करना है, इसके बीच में ITI किया था। अच्छा। तो ITI किया था, तो ITI करने के बाद मैं टाटा मोटर्स में चला गया उत्तराखंड। ओह। तो वहां मैंने 2 साल जॉब किया। अच्छा। लेकिन मन में मैं बहुत बेचैन रहा था। हाँ। मुझे उस जॉब से संतुष्टि नहीं नहीं मिला, शारीरिक श्रम ज्यादा था, सैलरी कम थी, और मैं सोचता था कि इससे मतलब भविष्य कैसे चलेगा। तो फिर मैं वहाँ 2 साल के बाद वो लोग मतलब रिन्यूअल नहीं किए। तो उस समय तो बुरा लगा मुझे, इंक्रीमेंट मतलब नहीं लगाए ना, मुझे बुरा लगा कि यार मुझे निकाल दिए, फिर दोबारा नहीं रखे। 2 साल के लिए ले गए थे। अच्छा। तो फिर मैं घर आ गया। घर आने के बाद मैं सोचा कि मुझे तैयारी के प्रति रुझान शुरू से था। अच्छा। लेकिन कुछ मजबूरियों की वजह से मैं चला गया बाहर। उसके बाद मैं मतलब बुक्स के बारे में पता किया, कौन सी बुक सही रहेगी तैयारी के उद्देश्य से हमारे पास सकती। तो फिर मैं बुक के बारे में पता किया। और उसके बाद मैं सेल्फ स्टडी करने लगा घर पे। उसके बाद इसे न्यूज़पेपर में निकला कि एक संस्था है भागीदारी भवन, वहाँ एंट्रेंस देंगे तो आप फ्री में पढ़ाई होगी 6 महीने की। फिर मैं उसका एंट्रेंस निकल गया। अच्छा। फिर मैं जब लखनऊ आया भागीदारी भवन में, तो यहाँ मुझे काफी और भी छात्र मिले, लोगों का गाइडेंस मिला कैसे पढ़ाई करनी। तो मेरी असली पढ़ाई 2016 से शुरू हुई। अच्छा। भागीदारी भवन आने से। उसके बाद फिर मैं 6 महीने बाद घर चला गया। फिर मैं घर से ही पढ़ने लगा। अच्छा। लोगों को विश्वास नहीं था कि मैं कर पाऊंगा, क्योंकि पढ़ाई के बाद गैप ज्यादा हो गया था। तो उसके बाद विश्वास तो नहीं था, लेकिन फिर ही निकल जाता था। मेंस तक पहुंचे थे तो लोग सोचते थे कि तैयारी कर रहा है, तो कुछ ना कुछ लोगों को उम्मीद थी कि कर लूंगा। तो फिर उसके बाद मैं RO 2016 का भी मेंस दिया था। अच्छा, 16 का आपने मेंस दोबारा हुआ था। बिल्कुल। अच्छा, जूरी एग्जाम हुआ था। बिल्कुल। उसमें मेरा मेंस गड़बड़ हो गया था। अच्छा। फिर मुझे लगा, तब मौका मिल गया 21 में। 21 का मेरा प्री अच्छा हुआ, फिर मेंस अच्छे से दिए, तो फिर इसका रिजल्ट में मेरा हुआ। आज नहीं रहा। और मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ी आपको सीख मिली जिंदगी से, या कहें कि बल्कि जो ठोकर लगी कि जो आप वहां पर उत्तराखंड गए जॉब करने, ठीक है, और आपका उन्होंने रिन्यूअल नहीं किया, यानी कि 2 साल बाद आपको जॉब से निकाल दिया, ठीक है, तो आपको बहुत बुरा तो लगा होगा। लेकिन पता है सुरजीत, जो है ईश्वर हमारे लिए अगर कुछ उसने कुछ अच्छा सोच के रखा है ना, तो हमको वो ठोकरें बहुत लगवाता है। ठीक है। तो काश वो आपको निकाल दिए, और सोचो अगर ना निकाले होते तो शायद आज आप यहाँ पर सचिवालय में और यहाँ पर नहीं होते। मुझे लगता है कि जो होता है अच्छा होता है। इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि आप निराश और हताश नहीं होना है। असफलताएं जीवन में मिलती रहती हैं, कभी प्री होता, कोई मेंस नहीं होता, कभी कुछ नहीं होता, ठीक है। तो ये सारी समस्याएं जीवन में लगी रहेंगी, लेकिन आपके सामने एक प्रत्यक्ष उदाहरण है, ठीक है, कि छोटी सी नौकरी
उत्तराखंड में की और उन्होंने वही समुदाय विशेष होगा कुछ ऐसा 2 साल का, उन्होंने निकाल दिया। और अगर वो इनको रख लेते तो मतलब वो हमें लग रहा है वहीं पर क्या 10, 15, 20 हजार 50 उससे क्या होता है। और प्राइवेट मतलब वो फिर पता नहीं कब निकाल दे, पता चले कि तब निकाले जब आप ओवरेज हो चुके हैं। उस समय अगर निकाल दिए तब तो बड़ी समस्या हो सकती थी, है ना। चलिए खैर, है ना कि कहते ना कि अंत भला तो सब भला है। बिल्कुल, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो क्या लगता है कि इस आपकी जो सफलता है इसमें सबसे ज्यादा हाथ किसका है, सबसे ज्यादा सपोर्ट किसका रहा? किसी घर वालों का? देखिए घर वालों का तो होता ही है, माता पिता से बढ़कर किसी का सपोर्ट होता नहीं है जीवन में, ऑब्वियस सी बात है। कुछ हमारे फ्रेंड सर्कल में भी ऐसे लोग होते हैं जहां से हमको मोटिवेशन सपोर्ट मिलता है, सहयोग मिलता है। तो मतलब कौन कौन लोग इस सफलता के पीछे हैं जिनको आप श्रेय देना चाहेंगे या जिनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? आर्थिक रूप से सर देखिए तो परिवार का ही साथ होता है, माता पिता भाई, बिल्कुल बिल्कुल, और इनका सहयोग पूरी तरह से मुझे मिला। विशेष रूप से माता जी का जो हमारी आशा कार्य करती थी, अच्छा, तो मतलब वो अपना गांव में जो होता है उनका दायित्व तो करती थी। हाँ। उससे जो कुछ पैसा मिलता था तो हमें उसकी मदद करती थी, और भाई भी मदद करते थे। लेकिन इसके साथ साथ दोस्तों का भी सहयोग रहा। जब भागीदारी में हम आए, यहाँ हमारा एक फ्रेंड सर्किल बना, तो इनसे आए दिन मतलब फोन पे बात होती थी किसी टॉपिक को लेके। तो मुझे लगा कि नहीं, अच्छे दोस्तों के संपर्क में रहना चाहिए। मतलब आपका एक फ्रेंड सर्कल काफी अच्छा, मतलब हेल्दी जो है सर्कल बन गया था दोस्तों का। बिल्कुल, तो मैं अकेले तो घर पे पढ़ता था, लेकिन फोन से बराबर बात होती थी। मतलब टच में थे आप, जो है टच में थे। बिल्कुल, तो इससे पता चलता था कि मेरी तैयारी किस दिशा में जा रही है और सही में तैयारी कर रहा हूँ, और सबका सहयोग रहा मेरी सफलता में। जी, चलिए बहुत अच्छी बात है। चलिए अच्छा, जैसे जो आरओ का एग्जाम होता है, क्या आपने पीसीएस वगैरह भी कुछ दिया है क्या? मतलब कहाँ तक पहुंचे, क्या उसमें रहा? इससे पहले सर आरओ के सिलेक्शन से पहले हम 2 बार बिहार पीसीएस मेंस दिए थे। अच्छा, 60-62 यूपीएससी और 64 यूपीएससी। अच्छा, वहाँ 2 भाग से मेंस नहीं हुआ। तो फिर मैं यहाँ पीसीएस 22 का भी मैंने मेंस दिया था। तो फिर फाइनली मेरा इसमें चयन हुआ, लेकिन मुझे अनुभव रहा है मेंस का। अनुभव रहा आपको मेंस का, ठीक। और वो मेंस लिखने का जो अनुभव है, जैसे कि निबंध हो गया, पत्र लेखन हो गया, तो वो अनुभव जैसे आपने बिहार में भी दिया, यूपी में भी दिया, तो वो आपका आरओ में जरूर काम आया होगा, ठीक है। और जब हमसे कहीं जो है हमको चोट लगती है, या हम जब कहीं डिफीट होते हैं, या ठोकर लगती है, या असफलता मिलती है, तो हम वहां से सीख करके अगली परीक्षा में सुधारने का प्रयास करते हैं, ठीक है। यही मैं अपने स्टूडेंट से हमेशा कहता हूँ कि जैसे कुछ लोग कहते हैं सर मैं मेंस कैसे करूंगा, मैं बिल्कुल जीरो हूँ, मुझे निबंध का कुछ नहीं आता है, पत्र लेखन क्या होगा। तो मैं उनसे यही कहता हूँ हमेशा कि देखिए अगर आप प्रयास करते रहेंगे तो निश्चित रूप से आप दिन जो है अच्छा आप कर ले जाएंगे। चलिए बहुत अच्छी बात है। अच्छा, समीक्षा अधिकारी परीक्षा अगर देखी जाए आरओ, तो इसमें 2 प्रश्न पत्र होते हैं। एक सामान्य अध्ययन का होता है प्रारंभिक परीक्षा में, और एक हिंदी का होता है। दोनों ऑब्जेक्टिव होते हैं। और मुख्य परीक्षा की बात की जाए तो जीएस और हिंदी के पेपर तो वही सेम ऑब्जेक्टिव होते हैं, और एक पेपर बढ़ जाता है हिंदी ड्राफ्टिंग का, परंपरागत हिंदी, ठीक है, और एक पेपर बढ़ता है आपका निबंध का। तो कैसे आपने जो है जीएस को और हिंदी को प्री के लिए, फिर मेंस में आए आप, उसको फिर कैसे आपने समय निर्धारित किया कि हमको क्या पढ़ना है, सोर्सेज वगैरह क्या रहे, कहाँ से सहयोग लिया, किसी टीचर की सहायता ली, किसी कोचिंग संस्थान से जुड़े, मतलब कैसे अपनी आंसर राइटिंग को कैसे इम्प्रूव किया, और आपके जो स्टडी मटेरियल थे, मतलब कि जो बुक्स वगैरह है या जो भी है, तो आपने मतलब किन किन चीजों को फॉलो किया, ताकि जो हमारे बच्चे हैं जो देख रहे हैं उन्हें भी लगे कि जो है हमें इन चीजों को पढ़ना चाहिए। मतलब क्या रहा? शुरू में तो सर हम मतलब आरओ को नहीं जानते थे कि आरओ परीक्षा को। अच्छा, तो हमने जब तैयारी शुरू किया तो पीसीएस के उद्देश्य से किया। और बुक्स मैंने एक यूनिक पब्लिकेशन की बुक है, यूनिक किया जी, उसके अलग अलग विषयवार आती है। बिल्कुल। तो मैं उसको, पहले वो एक ही आया करती थी, बहुत मोटी हुआ करती थी, पर उन्होंने जो है उनको विषयवार अलग अलग कर दिया, सेगमेंट बना। तो मुझे उस बुक से बहुत हेल्प मिली। अच्छा, उसको मैं पढ़ा, और घटना चक्र को पढ़ा, दृष्टि की बुक को पढ़ा। तो मेरे पास सोर्स कम थे, लेकिन मैं बार बार पढ़ता था। यूनिक पब्लिकेशन की एक बुक मैं 50 बार पढ़ा। ओह, बताइए। सुन लीजिए, ये टॉपर बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, टॉपर बोल रहे हैं कि जो भी आप पढ़े
उसको बार बार पढ़ा। ये नहीं मतलब कि आज ये पढ़ लिया उसको रख दिया फिर दूसरे चले गए तीसरे, ये नहीं। यानी जो भी कंटेंट आपके पास है वो सफिशियंट है, बस एक ही ऑथेंटिक होना चाहिए, उसको आप बार बार पढ़ें। हाँ। तो मैं अधिकतर जब प्री देता था, एग्जाम देता था, तो मुझे लगता था यार ये तो यूनिक बुक से आ गया। हाँ। अधिकतर क्वेश्चन वहां से मिल जाते हैं। अच्छा। तो मैंने वो बुक को चेंज नहीं किया या उसके स्थान पर दूसरी बुक को पढ़ना उचित नहीं समझा। बिल्कुल। और मैं इसके अलावा उसमें कभी मैं दोस्तों के यहाँ जाता था। हाँ। तो एक एक अलमारी किताबें रखे रहते थे। अच्छा। हमें नहीं लगता कि कोई इतना पढ़ पाएगा, मतलब मिनी लाइब्रेरी बना हाँ। रखे। तो आप सोर्स कम रखिए, हाँ। अच्छा रखिए और बार बार पढ़िए। बार बार पढ़े उसको। सफलता का यही राज है। आप ज्यादा बुक लाएंगे कंफ्यूज हो जाएंगे, उसको पढ़ भी नहीं पाएंगे और नहीं पढ़ पाएंगे। सर हिंदी के लिए आपने क्या पढ़ा? हिंदी के लिए सर हमने हरदेव बारी की पढ़ा था। हरदेव बारी। उसके साथ साथ घटना चक्र की पढ़ा था। हाँ बिल्कुल। उसके साथ एक बहुत पतली सी आती है एग्जाम टाइम, अजय कुमार की। अच्छा अच्छा। वो आरओ के लिए है। अच्छा अच्छा। तो मैं उसको पढ़ा था, 3 बुक को मैं पढ़ा था और यहाँ से मेरे 55 52 यहाँ सही हो जाता, मतलब ठीक ठाक नंबर रहते थे। मतलब 55 के आसपास आपका 55 56 इस तरह जो है हिंदी में रहता था। निबंध पत्र के लिए क्या किया? निबंध के लिए सर हमने यूट्यूब का ही सहयोग लिया था। अच्छा अच्छा। यूट्यूब से समझ के अपने हाँ। अपने हिसाब से लिखा था चीजों को। अच्छा। अच्छा, इसमें सबसे बड़ी दिक्कत हुई थी लेटर राइटिंग। अच्छा। लोगों को जितने लोग हैं उतनी तरह का पत्र लेखन बताते हैं। एक प्रोफार्मा हम तैयार किए, तब तक कोई दूसरा बता दिया। हाँ। फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका माने इनका माने। तो आप एक कोई जो अथराइज मतलब आपको लगता है कि ये बढ़िया बता रहे हैं, उनको आप फॉलो करिए, उसी को बार बार लिखिए। बार बार इसको आप इसको लिखने से ही अभ्यास होगा इसका जी, क्योंकि इसमें कोई लाइन बाय लाइन है कि आप पढ़ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आपके पास ऑथेंटिक प्रारूप होना चाहिए। बिल्कुल, उसी को आप फॉलो करें। हाँ। है ना, जैसे कि आपने ये तैयार किया, पता चले कि 4 दिन बाद किसी दूसरी किताब में कुछ और प्रारूप दे रहा है, आप कंफ्यूज हो गए कि सही कौन है, पर तब तक जो है उससे फुर्सत नहीं मिली। हाँ। तीसरा फिर कोई लेके आ गया, यार ये भी है जी, तो वहाँ बड़ी समस्या होती है। मेरे साथ यही दिक्कत हुई। हाँ। सबसे ज्यादा दिक्कत लेटर राइटिंग और निबंध में हुआ। अच्छा। तो मैं बहुत परेशान रहता था कि इसका मैं मानूं कि सही है। बिल्कुल। लेकिन जब कहीं से मुझे लगा कि ये अच्छा है तो मैं उसी को फॉलो किया, उसी को बार बार लिखा। अलग अलग लेटर के अलग अलग कॉपी में बनाया, उसको बार बार लिखता था। 10 तरह के लेटर है कुल मिला के, मैं 10 को रोज लिखता था। बहुत बढ़िया। तो एक तरह से रट गया था, आज्ञा से कहाँ रहेगा, भौदी कहाँ रहेगा, तो उसमें कॉमा, मात्रा, बिंदी, पूर्ण विराम, ये सारी चीजें जो मायने रखती हैं हिंदी में। और मेंस में सर मुझे लगता है कि पढ़ने से ज्यादा लिखना जरूरी है। लिखना जरूरी है, बिल्कुल। आप अपनी चीजों को एक कॉपी पे कैसे उतार सकते हैं, ये बहुत बड़ी मतलब कि आपने जो पढ़ा है वो मायने नहीं रखता है, आपने जो लिखा है वही आपको जो है सफलता के लिए काम आ सकता है। मतलब पढ़ने से नहीं, पढ़ के आप प्री भले ही निकाल सकते हैं, लेकिन मेंस जो है आप लिख करके निकाल सकते हैं, बिना लिखे आप मेंस नहीं निकाल पाएंगे। बहुत बढ़िया। चलिए एक मैं ऐसे ही छोटा सवाल है, सबसे पहले आपने यूट्यूब पर मुझे कब देखा था? अच्छा, मैं आपसे सर मतलब जब मैं तैयारी कर रहा था, हाँ, प्री के टाइम से मैं जुड़ा था। अच्छा। प्री से पहले से जुड़ा था। अच्छा अच्छा। तो फिर मुझे लगा कि जब मेरा प्री निकल गया, हाँ, तो मैं आपका वीडियो रोज देखता था। अच्छा। क्योंकि अब मुझे मेंस लिखना था। हाँ हाँ। तो मेंस में आपके द्वारा जो बताया जाता है कि लेटर ऐसे लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा, ये शब्दावली आप देते थे। तो मैं देखता रहा हूँ। अच्छा। सिलेक्शन से बहुत पहले से मैं देखता हूँ जी। चलिए बहुत अच्छी बात है, मुझे हेल्प मिली। बिल्कुल। अभी जैसे मैं भी पत्र लेखन रिसेंटली करवा रहा हूँ बच्चों को, तो जैसे मैंने डीओ पढ़ाया था, डेमी ऑफिशियल लेटर, अर्थशास्त्र की पत्र हम लोग अक्सर बनाते रहते हैं ना। तो चलिए मैं आपसे ही पूछ लेता हूँ, क्या हम लोग जो है अर्थशास्त्र की पत्र में विषय लिखते हैं? नहीं लिखा जाता है भाई, अर्थशास्त्र की पत्र में विषय लिखा नहीं जाता। लेकिन जब मैं उसको पढ़ा रहा था तो कई सारे बच्चों के कमेंट आए कि सर फला बुक में पढ़ रहे हैं, उसमें सर विषय दिया हुआ है, सर उस बुक में दिया हुआ है। ठीक है, तो हमने कहा भाई देखो, जितने भी आप बुक्स पढ़ रहे हैं वो आप गलत सोर्सेज को मत फॉलो करिए। ठीक है, हम लोगों का वहां रोज का काम है, रोज डीओ बनने हैं, ठीक है, रोज ईओ बनने हैं। तो भाई वहां आप जो है, जब डीओ में विषय नहीं पढ़ता है तो आप कैसे डाल दोगे? ठीक है, वो गलत हो जाएगा। मतलब उसने डीओ में अगर आप अर्थशास्त्र की पत्र में विषय अगर जो है एवेल्युएटर ने देखा, एग्जामिनर देखा, वो तुरंत क्रॉस मारेगा, कहेगा जब ये अर्थशास्त्र की पत्र में विषय डाल रहा है तो ये क्या पत्र लेखन करेगा? ठीक है, तो वही मुझे लगता है सर कि अगर आप मतलब हम लोग सचिवालय में दिन प्रतिदिन कार्यप्रणाली देख रहे हैं, तो अगर सचिवालय का कोई व्यक्ति बता रहा है कि किस तरह लिखा जाएगा, तो उससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं हो सकता। वही तो भाई, जैसे पढ़ाने तो बहुत लोग पढ़ा रहे हैं, वो अलग चीज है, ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आप जो है उस चीज को फॉलो करो जो वास्तव में जुनून है और सही है। ठीक है, और चूंकि हम लोगों का वो काम ही है, समीक्षा अधिकारी का काम है कि रोज वही पत्र बनाने, रोज वही जारी करना।
जो है शासनादेश बनाना, अर्थशास्त्री पत्र है, ईओ है, जी। ठीक है, कार्यालय आदेश है, कार्यालय ज्ञाप है, ये रोज का काम है, अनुस्मारक है, ठीक है। तो उससे बेहतर हम लोग से देखिए, हाँ। एक पढ़ना पढ़ाना अलग चीज है, लेकिन हम जब उसी काम को डेली कर रहे हैं तो मैं चैलेंज भी तो कर सकता हूँ, भाई ये सही है मतलब सही है, भाई वही चीज है। खैर, तो चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो हमारे जो बच्चे इस समय देख रहे हैं, बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं इस समय, और जायज सी बात है, आप टॉपर हैं, और एक अलग ही होता है एक जो है किसी परीक्षा को टॉप करना, ठीक। हालांकि वो किसी तीसरी दुनिया से नहीं आता है, सब हमारे बीच के ही हैं, ठीक। जैसे कि अभी 10,76,000 फार्म पड़े हुए हैं, ठीक है, करीब 600 के आसपास वैकेंसी इस बार देश में है, ठीक है। तो जो 10,76,000 फार्म पड़े हुए हैं, ठीक है, तो उसी में से एक व्यक्ति ऐसा होगा जो इस परीक्षा को टॉप करेगा, ठीक है। अब वो कौन हो सकता है, ये जो टॉप कर जाता है उसको भी पता नहीं होता। ये चाहे आरोप परीक्षा हो, चाहे पीसीएस की परीक्षा हो, चाहे यूपीएससी की परीक्षा हो, आप अगर रिजल्ट के 1 मिनट पहले तक अगर किसी भी व्यक्ति से आप पूछेंगे तो वही कहेगा कि नहीं, मेंस तो अच्छा, इंटरव्यू अच्छा हुआ था, उसका सिलेक्शन हो जाएगा, वो तो नहीं कह सकता, लेकिन वही व्यक्ति टॉप कर जाता है, ठीक है। सब लोग लिख के आते हैं, वही चीजें लिख के आते हैं, ठीक है। मेंस ऐसा सब मतलब एग्जाम है सर, हाँ, उसमें आप श्योर हो ही नहीं सकते कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं, Selection आपकी बात छोड़िए, बिल्कुल। लेकिन हम सिलेक्शन पा जाने के बाद ये लगता है कि नॉर्मल लोग ही सिलेक्ट होते हैं, वही कोई बहुत ज्यादा दूसरी दुनिया से नहीं आए। देवरिया के एक छोटे कस्बे से, छोटे गांव से आने वाला व्यक्ति सुरजीत यादव अगर आरओ जैसी परीक्षा टॉप कर सकता है भाई, जो छोटी सी प्राइवेट नौकरी छोड़ के आए और खास बात घर में रह के तैयारी किए, कोई ऑफिशियल 1,00,000 2,00,000 50,000 की कोई कोचिंग नहीं ली, ठीक है। एक जो है संस्था में जुड़ करके वहां से इन्होंने सहयोग लिया, प्राप्त किया, और नहीं बस था कि मतलब हमें लग रहा कि वो चीज आपको खटक गई जो आपको नौकरी से निकाला गया, है ना, कहीं ना कहीं लगन था। हाँ, लग जी नहीं जो है कहीं कुछ करना है, जनक पोस्ट पे जाना है, बिल्कुल जाना है। और मैं बहुत सीमित साधनों में, मेरी पूरी तैयारी के दौरान भी 50,000 रुपए नहीं लगे होंगे, बताइए। और आरओ का प्री मेंस में बिल्कुल घर से दिया, और घर पे मैं 8 से 9 घंटे पढ़ता था, ठीक है। उसके बाद मैं घर का भी काम करता था, घर का काम करते थे, बताइए। बाहर के लोग तो ये जानते थे कि मतलब मैं घर ही और काम करता हूँ, पढ़ता कब हूँ। तो किसी को आप बताएंगे कि मैं घर से पढ़ता हूँ तो ज्यादा सीरियस नहीं लेगा। तो अब जैसे हमारे साथ बहुत सारे बच्चे जुड़े हैं जो जॉब में है इस समय, है ना, कुछ गवर्नमेंट जॉब में है, कुछ प्राइवेट जॉब में है, बहुत सारी फीमेल्स हैं, हाउसवाइफ हैं, परिवार के साथ रहती हैं, उनके बच्चे भी हैं, है ना, और बहुत सारे लोग मतलब तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, अगर आप ठान लें उस चीज को कि नहीं हमको करना है, ठीक है, चाहे आपके जो है परिवार के साथ हो, चाहे आप जॉब में हो, चाहे जो है किसी भी काम में हो, ठीक है, या आप सिर्फ तैयारी कर रहे हैं, अगर आपने ठान लिया कि नहीं मुझे बनना है, तो मुझे नहीं लगता कि सिलेक्शन से कोई रोक सकता है। लक्ष्य के प्रति अगर जुनून है सर तो हम बिल्कुल बिल्कुल बहुत बिल्कुल जुनून होना चाहिए कि नहीं हमको करना है, मतलब करना है। देखिए, आपको 2016 में असफलता मिली, लेकिन आपने वहां से सीखा कि हमारी कहां पर कमी रही, हम जीएस में कहां पर डिफीट खाए हैं, हिंदी निबंध में कहां में कमी रह गई है, तो उन चीजों पर आपने वर्क किया, काम किया। 2016 के सर मेंस में मेरी केवल 3 शब्दावली सही हुई थी, बताइए। जो प्रशासनिक शब्दावली आती है 3 सही हुई थी, लेकिन 21 के मेंस में मेरे 9 सही हुए। सोचिए, तो मतलब मुझे ये लगा कि इस पे काम करना है, तो मैं उस पर ज्यादा टाइम दिया, क्योंकि वो सॉलिड नंबर होते हैं, जो 20 नंबर शब्दावली के हैं, मतलब उसमें कोई काटपीट नहीं होना। सही मत सही, अगर एक सही है तो 2 नंबर पक्के, गलत है तो 0, है ना। तो मतलब वो 20 नंबर आप एकदम से सीधे सीधे आप उठा सकते हैं। हमें लग रहा है मेंस एकदम लगभग उसी जैसे पत्र लेखन भी अगर ठीक ठाक अगर आपका हो गया तो अच्छे खासे नंबर मिल जाते हैं। जो 100 नंबर की ड्राफ्टिंग है सर, उसमें बिल्कुल मैथ जैसे नंबर है। जी बिल्कुल। चलिए, तो अच्छा एक चीज और बता दीजिए कि जो टॉपर होते हैं, है ना, और जब लगता है कि यार हम टॉप कर गए हैं, फीलिंग तो अच्छी आती है, जैसी बात है। तो अगर जैसे ये इसमें से जो बच्चे देख रहे हैं, अगर कोई चाहे कि नहीं मुझे टॉपर बनना है, तो उसे क्या करना चाहिए, कुछ विशेष बताना चाहेंगे? मतलब कि अगर परीक्षा की टॉप करनी है, चाहे पीसीएस की हो चाहे आरओ की हो, तो कैसे टॉप कर सकते हैं? कुछ सीक्रेट, कुछ विशेष रणनीति है क्या ऐसी? इसके सर साथ मतलब आपको अगर टॉप करने का उद्देश्य है, तो आप मतलब लक्ष्य के प्रति समर्पित रहिए। मतलब आप बुक्स को अपनी प्रेमिका बना लीजिए। बहुत सही, कि मतलब उसके साथ सोना है, उसके साथ जगना है, और कहीं भी आप उसको न छोड़िए।
और विशेष कुछ नहीं करना होता है, थोड़ा सा हम अपनी तैयारी को इम्प्रूव करेंगे, लिखने की राइटिंग सुधार करेंगे, मतलब लिखावट में हम अपनी और शैली को इम्प्रूवमेंट करेंगे। तो मुझे लगता है टाइप करने में कोई दिक्कत नहीं। सही है। और सामान्य लोग ही टाइप कर जाते हैं, सामान्य करते हैं। बिल्कुल सर, सामान्य करते हैं, बिल्कुल। तो सर जो बस ये है कि आप जो भी पढ़ रहे हो उसको थोड़ा डीपली पढ़ें, अच्छे नॉलेज रखें, सतही नॉलेज ना रखें, विषय पर पकड़ बनाएं। जी, जो आप भाषा का चयन करते हैं, अच्छे शब्दों का चयन करें कि एग्जामिनर प्रभावित। बिल्कुल, इन सब छोटी छोटी बातों को ध्यान में रख के हम टाइप कर सकते हैं। जी, बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे तमाम तैयारी करने वाले लोग हैं और कुछ तो 2023 में समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी बन करके आएंगे और जो अगली वैकेंसी आएगी उसमें जो है बहुत सारे लोग जी फॉर्म डालेंगे, बनेंगे। ठीक है, तो एक चाहेंगे कि एक संदेश बच्चों को दें कि वो क्या करें, किन चीजों को फॉलो करें। और अभी जो 3-4 महीने का समय हमारे पास है या बच्चों के पास जो तैयारी करने का समय है, उन 3 से 4 महीनों में उनकी क्या रणनीति होनी चाहिए और जीएस और हिंदी में कैसे सामंजस्य बैठाएं और प्री के साथ साथ, क्योंकि मुझे लगता है प्री के साथ मेंस की तैयारी कर देनी चाहिए, उस पर जो है कैसे वो प्री के साथ मेंस को मैनेज करें, थोड़ा सा इसको अगर बताएंगे तो बच्चे थोड़ा सा अपनी तैयारी को इम्प्रूव कर पाएंगे। हम कुछ वर्षों से देख रहे हैं सर, या आरओ का एग्जाम हो या पीसीएस का एग्जाम, पेपर जो पीसीएस के प्री के पेपर बन रहे हैं अब कठिन होते जा रहे हैं। बिल्कुल, तो अब पीसीएस का प्री निकालना थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो जाएगा। हाँ, हो गया। तो हम मेंस तभी लिख सकते हैं जब हमारा प्री निकले। तो पिछले कुछ वर्षों के पेपर को देखते हुए उस हिसाब से हम अपनी तैयारी बनाएं। बिल्कुल। और उसके साथ मेंस की कुछ चीजों को लेकर चलिए, जैसे आप निबंध हम सप्ताह में एक लिखें, ठीक, लेटर को जानते रहें, कितने तरह के लेटर हैं, किस प्रारूप में लिखे जाते हैं। जैसे आपका प्री निकलता है आप पूरी तरह से मेंस में लग जाइए, लेकिन मेंस के भाग से भी परिचित रहें। बिल्कुल मेंस आप ऐसा ना रहे कि मेरा प्री निकल गया, मेंस मुझे कुछ पता ही नहीं क्या सिलेबस है। तो उसके साथ साथ शब्दावली, लेटर राइटिंग और निबंध, प्रशासनिक शब्दावली सब पढ़ना चाहिए, क्योंकि शब्दावली एक दिन में याद होती नहीं है। रोज अगर आप 10-15 याद करते हैं तो धीरे धीरे ये रखने वाली चीज है, मुहावरा जैसे हो गया, रखने वाला है ना, ये चीजें। तो मुझे लगता है कि अभी प्री पे फोकस करना चाहिए। प्री के साथ साथ कुछ चीजों को हम लेके चल सकते हैं, जैसे निबंध, लेटर राइटिंग और प्रशासनिक शब्दावली। मतलब अगर आप 8 घंटे पढ़ाई करते हैं तो मुझे लगा कम से कम जो है 5-6 घंटे आप प्री पर दें और 2 घंटे 2.5 घंटे आप जो है मेंस पर भी करा देते हैं। और जो ऑब्जेक्टिव हिंदी है, मुझे लगता है कि कम से कम एक दिन में तो एक टॉपिक पढ़ना ही चाहिए। जी, जैसे विलोम हम पढ़ लिए, अगले दिन पर्यायवाची पढ़ रहे हैं, तद्भव तत्सम पढ़ रहे हैं, तो उसको कंटिन्यू के टॉपिक रोज पढ़ते हैं। ये सब रखने वाली चीजें, रखने वाली और प्रैक्टिस वाली चीजें हैं। तो इसमें इसके साथ साथ बाकी चीजें हमारा प्री जीएस पे फोकस होना चाहिए, जीएस पर ज्यादा फोकस होना चाहिए, क्योंकि ये जीएस हमने मेंस में भी काम करें, मेंस में भी काम आएगा। बिल्कुल, 140 नंबर का यहाँ पर है, 120 यानी 260 नंबर का हमको जीएस है तैयार करना है, मतलब जीएस भी हमको ठीक ठाक तैयार करना है और साथ में हिंदी भी लेकर के हिंदी का एक टॉपिक लेके चलिए, बहुत अच्छी बात है। और लास्ट में ये डीपी एजुकेशन संस्थान के बारे में कुछ कहना चाहेंगे, और अगर कुछ मन में हो, कुछ विचार आपके हो। डीपी एजुकेशन से सर निसंदेह मुझे बहुत लाभ मिला। जब मैं प्री निकल गया तो मैं आपका वीडियो डेली देखता था। अच्छा, 20-25 हिंदी के क्वेश्चन डालते थे, मैं उसको देखता था। फिर उसके बाद लेटर आपका देखता था, क्योंकि सचिवालय में उस समय आप आ चुके थे। बिल्कुल। तो मुझे लगता था कि सर सचिवालय से हैं, तो जो भी बताएंगे ऑथेंटिक बताएंगे, मैं उसको फॉलो करता था। बाकी निबंध में भी आपका कुछ, निबंध भी हमने गाइडलाइन काफी दी थी, कुछ वीडियो बनाए थे। जी सर, तो सहयोग रहा है सर आपके। चलिए, ये आपका बड़प्पन है और आपकी जो है तारीफ है। चलिए दोस्तों, तो आज हम जो है सुरजीत जी से आपकी मुलाकात करवाई, और आप भी जब सचिवालय में आएंगे तो ऑब्वियस सी बात है आपको ये मिलेंगे, ठीक है। और आपके सीनियर होंगे, ये 2021 बैच के हैं, आप लोग 2023 बैच के होंगे, आपके सीनियर ही होंगे, ठीक है। और मैं ऐसे ही और भी लोगों को, अपने साथियों को लेकर के आऊंगा और को आपसे रूबरू करवाऊंगा, कुछ मोटिवेशन आपको मिलेगा, कुछ गाइडलाइन मिलेगी, ठीक है। चलिए ठीक है, तो फिर हम लोग इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं, और आपने इसके लिए समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद कि आपने अपने बिजी शेड्यूल से संस्थान के लिए हमारे लिए समय दिया, और आशा करते हैं कि हमारे संबंध हमेशा मधुर और आत्मीय रहेंगे, और आपके भविष्य के लिए बहुत सारी, ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप जल्दी से जो है
और जो भी तैयारी कर रहे हो, अभी ये पीसेस वगैरह दे रहे हैं, तो मैं इनके आगामी एग्जाम के लिए इन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि जल्दी से आप पीसीएस ऑफिसर बने और इस बार आपका जो इंटरव्यू हो वो एज ए एसडीएम होना चाहिए, इससे कम नहीं, है ना। चलिए, ओके, थैंक यू।